गुस्सा जो है ये आम भाषा में एग्रेशन या एंगर जिसको हम बोलते हैं, ये एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है ना। जब से इंसान का एवोल्यूशन हुआ है तब से एंगर या एग्रेशन हमें हमारे अंदर रहा है। एंगर या एग्रेशन अगर नहीं हो तो हमारा उत्पत्ति नहीं हो पाती। हम बेसिक प्राइमेट्स हैं तो हम उत्पन्न नहीं हो पाते अगर एग्रेशन ना होता। शायद हमें कोई और स्पीशीज पहले ही मार के खा चुकी होती। तो हम जो उत्पन्न हुए हैं वो हम अपने एग्रेशन की वजह से ही शायद उत्पन्न हुए हैं। पर एग्रेशन एक लेवल तक ठीक होता है। अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए या जरूरत से कम हो तब भी परेशानी का सबब है। जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी किसी को परेशान करा जा करता है। तो एक बैलेंस होना किसी भी इमोशन का, चाहे वो एग्रेशन हो, गुस्सा हो या कोई और भी इमोशन हो, हमारे को उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। एग्रेशन कंट्रोल में रखना जरूरी है। लोगों को गुस्सा आता है, गुस्सा लेकिन जरूरत से ज्यादा आए तो आपको परेशानी हो सकती है या आपके आजू बाजू के लोगों को परेशानी हो सकती है। हम अगर मानसिक विकारों की बात करें तो दो प्रकार के मानसिक विकार होते हैं, है ना, जिनको कि न्यूरोसिस या साइकोसिस में डिवाइड किया गया है ना। तो न्यूरोसिस में जब गुस्सा आता है ना, तो व्यक्ति को पता रहता है कि मेरे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है। पर साइकोसिस जहां पे व्यक्ति को अपने ऊपर काबू ही नहीं रहता, वहां पे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा है। तो जब न्यूरोसिस में गुस्सा ज्यादा आता है तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसको कुछ लक्षण आने लग जाते हैं। जब गुस्सा आएगा या परेशानी होगी तो उस समय व्यक्ति के हाथ पैर कांपेंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, या उसको पसीने आने लग जाएंगे, या उसको चलने फिरने में परेशानी होगी, उसका सिर भारी होगा, चक्कर आएंगे। ये सारी परेशानियां व्यक्ति महसूस कर सकता है जब ज्यादा गुस्सा आए तो। परंतु इसके विपरीत जो दूसरी परिस्थिति है जहां पे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता और उसका गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच जाता है, वहां पे व्यक्ति को पता भी नहीं चल पाता। वहां पे व्यक्ति के साथ वाले लोग या उसके परिवार वाले या दोस्त या जानकार वो बताते हैं कि भैया अब बस करो, अब तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया है। परंतु उस व्यक्ति को नहीं पता चलता, वो कहता है मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है। वहां पे व्यक्ति का व्यक्तित्व पलट जाता है। व्यक्ति अपने आप से ही जरूरत से ज्यादा बोलने लग जाएगा या जरूरत से ज्यादा गुस्सा करने लग जाएगा। तो व्यक्ति को तब नहीं पता चल पाता। तो ये जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पे व्यक्ति को खुद को नहीं पता चल पा रहा है, तो परिवार को या जानकार को या दोस्त को या शुभ चिंतक को किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद ले लेनी चाहिए। मानसिक बदलाव तो देख नहीं सकता कोई, ना ही कोई महसूस कर सकता है, पर व्यवहारिक बदलाव जो कि सॉफ्ट सिम्टम्स होते हैं वो पहले पकड़ में आ सकते हैं। जो कि गुस्से के सामने आने से पहले आप पकड़ पकड़ सकते हैं कि मरीज में अब गुस्सा ज्यादा बढ़ने वाला है। उससे पहले आप कुछ सॉफ्ट सिम्टम्स नजर आएंगे मरीज में कि अब उसका गुस्सा बढ़ सकता है। वो सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं या वो लक्षण ऐसे हो सकते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति अलग थलग होने लगेगा आपसे या परिवार से, या खुद से कम बात करने लगेगा या जरूरत से ज्यादा बात करने लगेगा। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तीसरा, वो कम सोने लगेगा, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम खाने पीने लगेगा, है ना। तो ये कुछ लक्षण हैं। या फिर वो बोलने लगेगा कि भाई मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है, या फिर उसकी रुचि किसी और कुछ कामों में जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, कुछ कामों में जरूरत से कम हो जाएगी। इस तरह से कुछ कुछ व्यवहारिक बदलाव
होने चालू हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है, उससे वो काम नहीं होंगे। कोई रोज ऑफिस जा रहा है, वो ऑफिस जाना बंद कर देगा। कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ना बंद कर देगा। तो जब ऐसे कुछ लक्षण आने लग जाएं, तो ऐसा धीरे धीरे प्रतीत होने लग जाता है कि अब व्यवहारिक बदलाव आ रहा है, और कभी भी ये एक निशानी हो सकती है कि ये कभी भी एक विस्फोटक परिस्थिति में बदल सकती है। तो हमें जब भी सॉफ्ट सिम्टम्स नजर आए, तब उस समय ही उस पे एक्ट कर लिया जाए, या उस समय ही कदम उठा लिए जाएं, और समय रहते मरीज को पहले ही डॉक्टर के पास या मनोचिकित्सक के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि उसको बहुत ज्यादा दवाइयां या बहुत ज्यादा सपोर्ट की बाद में जरूरत ना पड़े। कम दवाइयां या कम सपोर्ट से ही मरीज का जल्दी और समय से इलाज हो सके। जब व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगे, या किसी पहला कारण वो है, दूसरा किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए लगे, तीसरा वो खुद का ख्याल ना रखने लगे, या वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो खाना ना खाना हो, या अपना साफ सफाई का ख्याल ना रखना हो, या अपना स्कूल जाना या कॉलेज जाना या ऑफिस ना जाना हो, जो कि रोजमर्रा के काम होते हैं। तो जब भी इन तीन चीजों से हमें लीक से हटकर या डिविएशन मिल जाए, है ना, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अब जरूरत आन पड़ी है, बिल्कुल ही जरूरी है कि हमें अब मनोचिकित्सक के पास या मनोवैज्ञानिक के पास जाना जरूरी ही चाहिए। जब भी मरीज आक्रामक होकर हमारे पास आता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमें मरीज के आक्रामक रवैये को तो ठंडा करना ही होता है, उसके साथ साथ मरीज के परिवार को भी समझाना होता है, और तीसरा जरूरी चीज है कि उस दौरान हमें अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मरीज कभी कभी हमारे को या हमारे स्टाफ को भी परेशान कर सकता है। तो इन सभी पहलुओं पे ख्याल रखते हुए हमें सर्वोपरि होता है कि हमारे मरीज को कोई नुकसान ना हो। तो हमें मरीज का ख्याल रखने के लिए, अगर मरीज हमारी बातों से या हमारी काउंसलिंग से, आम भाषा में जिसे काउंसलिंग कहा जाता है, उससे ठीक हो सकता है, या हमारी बातों से वो कंट्रोल हो जाता है कुछ समय के लिए, क्योंकि ज्यादातर मरीजों को केवल एग्रेशन इस बात का होता है कि उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता उस समय के लिए, या उस कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि आक्रामक रवैया कुछ क्षण भर का ही होता है, चाहे वो आक्रामकता अपने प्रति हो, किसी और के प्रति हो, या खाने पीने के प्रति हो, है ना। तो आक्रामक रवैया कुछ ही क्षणों का होता है। तो हम उस उन क्षणों के लिए हम सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। हम मरीज को अपने पास बिठाते हैं, उससे बात करते हैं। अगर बातचीत से मामला संभल जाता है, तो हम हल्की फुल्की एंग्जियोलाइटिक दवाइयां देके मरीज को समझा लेते हैं, और फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स, यानी कि लगातार बहुत छोटे थोड़े थोड़े समय में मरीज को वापस बुलाते हैं। अगर हमें लगता है कि मरीज किसी प्रकार से अपने आप को नुकसान या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम मरीज को भर्ती करते हैं। नहीं तो मनोचिकित्सा में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि मरीज को हम ज्यादातर भर्ती नहीं करते हैं, क्योंकि भर्ती होने से मरीज का मनोबल और कम होता है। उसको ये लगता है कि भाई, मेरे को वैसे ही मैं परेशान हूं, तो मेरे को परिवार वाले एक तरह से डंप कर रहे हैं, या एक तरह से मेरे को एक जगह छोड़ रहे हैं जहां पे वो मेरे को और नहीं ख्याल रखना चाह रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मरीज को भर्ती किया जाए,
और मरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए। मरीज के साथ साथ जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूरी सबसे जरूरी चीज है वो है फैमिली काउंसलिंग, है ना। परिवार को हम समझाते हैं कि किन परिस्थितियों में मरीज की ऐसी परिस्थिति हुई है और क्या क्या करने से वो परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और किस तरीके से मरीज को हम शांत करके उसके एग्रेशन को और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई हमें नजर नहीं आता, जहां ज्यादा ही मरीज हमारे हाथ से बाहर जा रहा होता है, ज्यादा गुस्से में होता है, तो हम बिल्कुल ही एंड में जहां पे कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, तो हम केमिकल रिस्ट्रेन यानी कि दवाइयों की मदद से मरीज को हम रिस्ट्रेन करते हैं, दवाइयां देते हैं और मरीज को हम कुछ समय के लिए भर्ती करते हैं, उसके एग्रेशन को कंट्रोल करते हैं और फिर साथ साथ उसकी काउंसलिंग करके फिर कुछ समय के बाद डिस्चार्ज करते हैं। हमें वही करना चाहिए जो हमें बड़े बुजुर्गों ने या हमारे समझदार लोगों ने समझाया हुआ है, और वो फॉलो करना ही चाहिए। बिल्कुल ज्यादा पानी पीना है, प्राणायाम, योगा, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। स्क्रीन टाइमिंग बहुत लिमिटेड रखना जरूरी है ना। ये बहुत जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं लोगों में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो स्क्रीन टाइम को कम रखना बहुत जरूरी है और अपने आप की समीक्षा करते रहना ये भी बहुत जरूरी है, और अपनी हॉबीज को टाइम देना ये भी बहुत जरूरी है ना। हम ये देखते हैं कि लोग आजकल की आपाधापी भरी जिंदगी में अपनी हॉबीज, अपने गेम्स, अपने दोस्त, इन सब चीजों को मिस करते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जब व्यक्ति अपने जीवन में खत्म करता जा रहा है तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा निरंतर बढ़ता जाएगा। और जब हम ये सारी चीजें चालू करने लग जाएंगे, दोबारा से करने लग जाएंगे, तो ये सारी चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी हमारे अंदर। तो ये सब करना है और हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना है।